अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। इमरान खान इस्लामाबाद आए और ये कहकर आए कि इस हुकूमत का इस्तीफा लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा, असेंबलियों की तहलील और अगले इलेक्शन की तारीख लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। मगर फिर वो बगैर धरना दिए अचानक वापस चले गए। सवाल ये उठ रहा है कि ये अचानक हुआ क्या है? क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसका अवाम को नहीं पता है? क्योंकि इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद इमरान खान मुसलसल असेंबलियाँ तहलील करने और फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते रहे। 1.5 माह तक भरपूर मुहिम चलाई, तमाम बड़े शहरों में जलसे किए, आवाम को इस्लामाबाद आने की कॉल दी, उन्हें तैयार रहने की हिदायत की। बड़े बड़े दावे किए कि 20 लाख से ज़ायद अफराद इस्लामाबाद आएंगे और दारुल हुकूमत से उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं हो जाता। और फिर कल इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से निकले, शाम 4 बजे हुकूमत से मुआहदे की खबरों पर ट्वीट किया कि समझौते से मुताल्लिक जानबूझकर अफवाहें और गलत मालूमात तराशी जा रही हैं। हरगिज़ नहीं, हम इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहे हैं। चुनाचे किसी समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। असेंबलियों की तहलील और इंतखाबात की तारीख के ऐलान तक हम वहीं रहेंगे। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम शहरियों को शिरकत की दावत दे रहा हूँ। यानी शाम तक इमरान खान का ये इरादा अटल था कि वो असेंबलियाँ तहलील करवा के और इलेक्शन की तारीख लेकर ही इस्लामाबाद से जाएंगे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अहम हुक्म सामने आ गया। अदालती हुक्म के बाद रुकावटें हटती चली गईं, छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला फौरन रुक गया। अदालत ने हुक्म दिया कि एहतजाज H9 पार्क में किया जाए, लेकिन इस दौरान भी इमरान खान मुसलसल कारकुनों को डी चौक पहुंचने का कहते रहे और फिर कारकुन डी चौक पहुंच भी गए। तोड़ फोड़ होती रही, जलाओ घेराव होता रहा, रात भर शेलिंग भी हुई। मगर फिर आज सुबह इमरान खान खुद ही डी चौक नहीं पहुंचे, जिन्ना एवेन्यू पर कारकुनों से खिताब किया और अचानक हुकूमत को 6 दिन का एक और अल्टीमेटम देकर चले गए। हमें अपनी फौज के भी खिलाफ कर रहे हैं। अगर मैं आज यहाँ तो मैंने फैसला किया था कि बैठ जाऊं, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि ये तो खुश होंगे, लेकिन ये हमारी लड़ाई करवाएंगे अपनी पुलिस से भी, अपनी फौज से भी। फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है और अवाम भी हमारी है। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें, जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा और इस बारी कोई रुकावटें नहीं होंगी। 20 लाख लोग इस्लामाबाद में हम इकट्ठा करेंगे अगर आपने इलेक्शन अनाउंस किए। इसके जवाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान डिक्टेशन अपने घर में देना, इलेक्शन का फैसला ऐवान करेगा। अगर बात इलेक्शन की है तो पार्लियामान में आकर बात करो, मैं कमेटी भी बना सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि इसके बाद भी कोई आपको सबूत चाहिए कि शख्स असल में ये अपने लवादे में पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की का दुश्मन है, उसका साथी नहीं है। ये मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ, ये हाउस खुद फैसला करेगा। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा, ये ऐवान फैसला करेगा। इस हुकूमत की जो मियाद 1 साल 2 महीने है, इमरान खान न्याजी किसी भूल में न रहना। हम बातचीत के दरवाजे खुले हैं। मैं कमेटी बना सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे, तो अपने घर में दो, इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज इमरान खान को बातचीत की पेशकश की, लेकिन इमरान खान कुछ दिन पहले ये कह चुके हैं कि मार्च की तारीख आगे बढ़ाने से मुतालिक मुझसे इतने झूठ बोले गए, इतने धोखे दिए गए कि अब मैं किसी चीज़ को मानता ही नहीं हूँ। वो ये किस हवाले से कह रहे थे ये उन्होंने नहीं बताया। कहा जिसको आगे ले जाए, 28 पे ले जाए, 29 पे ले जाए या आगे कर दें। अभी हो रहा है तो कल फैसला हो रहा है। देखिए, मेरे से इतने धोखे किए हैं, मैंने इतने ज्यादा झूठ सुने हैं इस दौर। मुझे तो पता था साजिश हो रही है। अब जो मैंने 3 हफ्ते से तो कह रहा था कि मैं 20 को फैसला करूंगा, हमें कहते गए नहीं जी फिक्र ना करें, ये हो रहा है वो हो रहा है। और मैंने सिर्फ कहा हमें सिर्फ इलेक्शन डेट चाहिए, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली कब डिसॉल्व करते हैं, इलेक्शन डेट, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। हो रही है बात, ये हो रही है, कल हो रही है, परसों हो रही है, पता था इनको 20। हमने फिर भी 2 दिन आगे किया। मुल्क में तो किसी किस्म का इंतशार का हमारा कभी भी प्रोग्राम नहीं था। तो जब हमने वो भी दिया, जब पता चला कि लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, तब हमने फैसला किया 25 का। और अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि एतमाद का फुकदान पैदा हो चुका है, सब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, लोग अपने साय से भी घबराते हैं। ऐसे झूठ बोले गए कि बदएतमादी की फिजा कायम हो चुकी है।
हमारे खुफिया मुज़ाकरात किसी से नहीं हुए और ना होंगे। जब भी मुज़ाकरात करेंगे पोशीदा नहीं होंगे, कोई शर्मिंदगी नहीं जो छुप कर बात करें, कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। हम मंतकी बात कर रहे हैं, हम आईनी रास्ता बता रहे हैं, यकीन दहानी की बात नहीं है। हुकूमत की जानिब से रास्तों की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त पर कल शाम सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि तमाम रास्ते खोल दिए जाएं, छापों और गिरफ्तारियों से गुरेज किया जाए और तहरीक इंसाफ को एहतजाज के लिए इस्लामाबाद के H9 पार्क में जगह दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने गुज़िश्ता रोज के हुक्मनामे में लिखा था कि बाबर ऐवान ने तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की हिदायत पर यह दरख्वास्त की है कि तहरीक इंसाफ की रैली के लिए H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। ये वही मकाम है जहां कुछ अर्सा पहले JUI ने रैली की। 23 मई को तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा कराई गई दरख्वास्त में भी इसी मकाम का कहा गया था। फिर अदालत ने अपने फैसले में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड तहरीक इंसाफ को फौरी मुहैया करने की हिदायत भी कर दी और पुलिस समेत तमाम मुतल्लिका हुक्काम को हुक्म दे दिया कि फौरी तौर पर इस मकाम पर जलसे के इंतजाम किए जाएं। फिर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की, लेकिन कारकुनों को डी चौक पहुंचने की हिदायत कर दी। सारे जिधर भी पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि आज शाम अपने शहरों में भी निकले और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुँचने की आज शाम को, क्योंकि मैं इंशाल्लाह घंटे डेढ़ तक वहाँ पहुँचूंगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है वहाँ पहुँचने की। और फिर रात में साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि हम डी चौक ही जाएंगे, ये सियासी मामला है, इस पर अदालतों ने थोड़ी फैसला करना है। हम तो डी चौक आ रहे हैं सारे के सारे। सुप्रीम कोर्ट के जब फैसले 3 दिन से तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, वहाँ से उन्होंने फैसला ही नहीं किया, ना ही कोई डिसीजन हुआ, ना कोई इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये और हमारा फैसला जो डी चौक का है इंशाल्लाह वही रहेगा। ये पॉलिटिकल फैसले हैं, इसके ऊपर अदालतों ने थोड़ा जो है वो फैसले करने यहीं पर रहेंगे इंशाल्लाह जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। ये पूरी एक मूवमेंट है और जब तक इनके घुटने नहीं लग जाते, जब तक इनके घुटने टेक नहीं देते पाकिस्तान के अवाम के सामने, पाकिस्तान के अवाम जो है वो बाहर रहेंगे। यानी तहरीक इंसाफ ने खुद ही H9 ग्राउंड की इजाज़त मांगी और अदालत ने इजाज़त दे दी, लेकिन फिर इमरान खान ने खुद ही हुकूमतूली करते हुए कारकुनों को डी चौक जाने की हिदायत कर दी और फिर फवाद चौधरी ने कह दिया कि ये फैसले अदालत नहीं करेगी। और आज सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदालती हुक्म के बाद भी इमरान खान ने कारकुनों को डी चौक पहुँचने का पैगाम जारी किया। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मुमकिन है कि इमरान खान को गलत बताया गया हो। इस बयान के बाद क्या हुआ ये बताएं। हम अदालत में किसी पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमारे इल्म में आया है कि जगह जगह आग लगाई गई, जलाओ घेराव किया गया। हमें यह भी मालूम है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुसलसल शेलिंग की। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के अवाम को आइन के आर्टिकल 15, 16 और 17 के तहत हुकूक हासिल हैं, लेकिन वो हुकूक लामहदूद नहीं हैं। हुकूमत कोई भी गैर आइनी गिरफ्तारियां ना करे और छापे ना मारे। ये मत भूलें कि इसी जमात ने मुतअद्दिद रैलियां की हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ की उन रैलियों को मुकम्मल सिक्योरिटी भी फराहम की गई थी। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपकी मुकम्मल हिमायत थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी मुकम्मल डिसिप्लिन का मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की आवाम की तरफ अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। तहरीक इंसाफ को मिसाल बनना चाहिए। ऐसे चलता रहा तो सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि कल कितने अफराद जख्मी हुए थे, तो अटॉर्नी जनरल ने उन्हें बताया कि 31 पुलिस अफसरान जख्मी हुए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आम लोग भी जख्मी हुए होंगे। हुजूम बहुत चार्ज था, ये लोग बगैर क़यादत के थे। इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट्स को आंसू गैस से बचने के लिए जलाया जा रहा था। सूरत हाल को सिर्फ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ही कंट्रोल कर सकती थी। कल जो हुआ अफसोसनाक है। इससे अदालत का सियासी जमातों पर एतमाद टूटा है। कल अदालत ने एहतजाज से पहले शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की। उमूमी तौर पर अदालती कार्रवाई वाक़या होने के बाद होती है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि यह अदालती कार्रवाई मफरूज़ों की बुनियाद पर नहीं हो सकती। अदालत ने कल के फैसले में फरीक़ैन के दरमियान एतमाद पैदा करने की कोशिश की। सियासी जमातों को मुज़ाकरात का हुक्म भी दिया गया था। अदालत ने खुद सालिस बनने की जिम्मेदारी ली थी। मौजूदा केस में हमने अपनी हद से आगे बढ़कर हुक्म दिया था। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कल अदालत को कराई गई यकीन दहानी की खिलाफवर्जी हुई। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जो कुछ कल हुआ है वो आज ख़त्म हो चुका है। अदालत इंतज़ामिया के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत हर वक्त दस्तयाब है। अदालत ने अवाम के मफाद के लिए छापे मारने से रोका था। अदालत छापे मारने के खिलाफ अपना हुक्म बरकरार रखेगी। अब ऐसा हुक्मनामा जारी करेंगे जो मुस्तकबिल के लिए मिसाल बने। दौरान समात अटॉर्नी जनरल ने हवाला दिया कि टीवी टॉक शोज़ में गद्दार और चोर चोर के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इंसानियत का एहतराम होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इस मामले में हम नहीं जाएंगे। समात के बाद
अदालत ने हुकूमती दरख्वास्त के साथ साथ तहरीक इंसाफ के धरने से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त भी निपटा दी है। जबकि नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने आज कहा है कि रात तक हर चीज कंट्रोल में थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इमरान खान को खुली इजाजत मिली। अफसोस हुआ जब ये रिमार्क सुनने को मिले कि शायद इमरान खान तक सही मैसेज ना पहुंचा। आज मुझे अफसोस हुआ जब ये रिमार्क सुनने को मिले कि शायद इमरान खान तक सही मैसेज नहीं पहुंचा। जो बंदा सारा दिन ट्विटर पे ट्वीट्स करता रहा, इमरान खान का वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था, क्या उसने मैसेज नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया? इनको सब फैसले पता थे। इनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक F9 पार्क तक मुख्तस कर दिया। इनको पता था कि ये डी चौक में नहीं आ सकते। मुझे ये भी सुनने को रिमार्क मिला कि वो जो क्राउड था जिसने इस्लामाबाद को नजर आतिश किया, इस्लामाबाद को दारुल खिलाफे को जला दिया, वो लीडर्स ऐसा वो किसी के कहने पे नहीं हुआ। क्राउड बड़ा चार्ज था, इनके लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहती हूँ कि काइंडली अपने डिसीजन को रिव्यू करें। वो लीडरलेस इनकलाब नहीं था, वो लीडरलेस घेराव जलाव नहीं था, वो एन इमरान खान की तालीमात के मुताबिक, एन शेख रशीद साहब की तालीमात के मुताबिक और इनके लीडर्स की सरबराही में हुआ है। इस भूल में न रहें। इमरान खान के इस्लामाबाद से वापस जाने के बाद हुकूमत ने इंतहाई तेजी से आज आम कानून साजी भी कर ली है। कौमी असम्बली ने इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल और बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की साबिका हुकूमत की तरामीम को ख़त्म करने का बिल मंजूर कर लिया है। इसके अलावा नया ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम का बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद फिर सवाल उठा कि क्या हुकूमत जाने वाली है, क्या इसलिए तेजी से कानून साजी कर रही है। इसके अलावा द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक नून लीग के ज़राए का दावा है कि हुकूमत से तहरीक इंसाफ ने अयाज सादिक के तवस्सुत से रब्ता किया ताकि इस्लामाबाद मार्च को मुलतवी करने के इम्कानात पर बात की जा सके। कहा जाता है कि फवाद चौधरी और असद कैसर ने अयाज सादिक से रब्ता किया था और फिर उन्होंने नवाज शरीफ से रहनुमाई हासिल करने के लिए रब्ता किया। नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को बताया कि तहरीक इंसाफ से कहें कि मार्च के मामले पर बात करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इसी दौरान न्यूट्रल्स ने मंगल की रात भी दोनों फरीकों से रब्ता किया और दरख्वास्त की कि वो मिल बैठें और सियासी तनाज़ात तय करें, क्योंकि इनकी वजह से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी अफरा तफरी बढ़ रही है। बुध की सुबह दोनों फरीकों की मुलाकात हुई। यूसुफ रजा गिलानी, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, मलिक मोहम्मद अहमद खान, असद महमूद और फैसल सब्जवारी ने इत्तेहादी हुकूमत की नुमाइंदगी की, जबकि परवेज खट्टर, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी की। ये मुज़ाकरात का पहला राउंड था और इसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, लेकिन तवक्को है कि दोनों फरीकों में न्यूट्रल्स की सालिसी में दोबारा मुलाकात होगी। इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता रखने वाले तहरीक इंसाफ के एक जरिए का कहना था कि न्यूट्रल्स का इमरान खान के लिए मशवरा यह है कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ बराह रास्त अपने तनाज़ात तय करें। तवक्को है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान आइंदा मुज़ाकरात में तवज्जो तहरीक इंसाफ की असम्बली में वापसी पर होगी, ताकि पार्लियामेंट में पाकिस्तान के लिए मुत्तफ़िका मुआशी बहाली प्लान, इंतखाबी इस्लाहात, आइंदा इंतखाबात की तारीख और निगरां हुकूमत के क़याम पर मुत्तफ़िका फैसले हो सकें। तहरीक इंसाफ से यह कहा गया है कि तमाम सियासी फैसले सियासतदानों को खुद करने हैं। इस पूरे मामले पर बात करते हैं वफाकी वजीर एहसन इकबाल से, जो खुद इन मुज़ाकरात का हिस्सा थे इस खबर के मुताबिक। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, इमरान खान साहब आए, धरने का कहकर आए थे, चले गए और आप लोगों को 6 दिन का एक और अल्टीमेटम दे गए, मगर उससे पहले खबरें आ रही हैं कि आपकी कल मुलाकात हुई जिसमें आप भी थे जिस डेलीगेशन में, और दूसरी तरफ से शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज खटक थे। क्या दुरुस्त है कि कल सुबह आप लोगों की मुलाकात हुई है कल दिन में? जी देखिए, ये क्योंकि अब ये बात ओपन हो चुकी है, ये हकीकत है कि हमारी एक मीटिंग हुई थी और इसमें पीटीआई की लीडरशिप का इनिशिएटिव था कि वो मिलना चाहते हैं। तो हमने हमेशा एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन को वेलकम किया है और इससे पहले मैं गालबन आपके प्रोग्राम में या दीगर प्रोग्रामों में ये बात कह चुका हूँ कि पीटीआई को हट धर्मी की सियासत छोड़नी चाहिए और उन्हें कौमी असम्बली में कम अज़ कम जो इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी है उस तक आकर अपना किरदार अदा करना चाहिए। और जो ये मैं ना मानू की सियासत है ये उनको कहीं नहीं लेके जाएगी। और आपने कल देखा है कि जिस अंदाज में पाकिस्तान के अवाम ने उनकी मनफी सियासत को मुस्तरद किया है वो उनके लिए आई ओपनर होना चाहिए। तो कल मीटिंग में भी हमने उन्हें यही प्रेस किया था कि अगर आपका मसला इलेक्शन है तो यकीनन इलेक्शन के साथ एक जुड़ा हुआ मसला उतना ही अहम है कि हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को कौमी इत्तफाक राय के जरिए करना है ताकि अगले इलेक्शन गैर मुतनाज़े हों। तो आपको धरना कॉल ऑफ करना चाहिए और आइए हमारे साथ बैठें, हम आपके साथ इलेक्शन के लिए आपके मौक़िफ़ है कि जल्दी होने चाहिए, हमारा मौक़िफ़ है कि वक्त के ऊपर होने चाहिए, लेकिन हम बातचीत शुरू कर सकते हैं इसके ऊपर, प्रोवाइडेड कि आप धरने को कॉल करें। लेकिन अगर आप
हमारी कनपट्टी पर पिस्तौल रख के ब्लैकमेल करके चाहेंगे कि हम आपको इलेक्शन की तारीख दें या हम आपके डिमांड्स को कबूल करें, तो ये कभी नहीं होगा। ना इसके बारे में कोई भी पार्टी, जो कि हम एक कोलिशन गवर्नमेंट है, इस पर इत्तेफाक करेगी। तो फिर क्या हुआ? फिर आप लोगों का मुज़ाकरात हुए, मगर उसके बावजूद वो लोग निकले और इमरान खान साहब ने कल दिन में ट्वीट किया है कोई 4 बजे कि हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई डील नहीं हुई है और मैं आऊँगा और उठे बगैर नहीं जाऊँगा। मगर वो फिर अचानक चले गए 6 दिन की डेडलाइन देके। तो क्या फिर उसके बाद भी कोई मुज़ाकरात हुए, कोई कम्युनिकेशन हुई या किसी इदारे ने कोई किरदार अदा किया? क्या हुआ फिर? नहीं, उसके बाद तो जब वो चले गए थे तो फिर कोई दोबारा बातचीत नहीं हुई। लेकिन इमरान खान साहब ने, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें हदायत दी थी और उनके वकील ने वहां पर अंडरटेकिंग दी थी और उनके वुज़रा ने और उन्होंने ओपनली सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर्स को डिफाई किया। जैसा कि इससे पहले जब पंजाब में बल्दियाती इदारों को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया था तो 7 महीने तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को अपने पैरों तले रौंदा और मसला। तो इस वक्त एक ऐसे लीडर के साथ हमारा पाला है कि जो आइन तोड़ता है, कहता है कि आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, वो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स को नहीं मानता, उसको आप नहीं पूछ सकते, वो मुकद्दस मुकामात को भी इस्तेमाल करता है अपने सियासी एजेंडे के लिए, आप उसको नहीं पूछ सकते। वो जो है हर तरह की फसाद और तोड़ फोड़ करता है, वो कौमी इदारों को सियासत में झोंकता है। देखिए, मैं आपको पहले शायद कह चुका हूँ कि अगर आप हाइब्रिड वॉरफेयर देखें तो उसमें अगर सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि ये हुआ, क्योंकि बात नहीं समझ में आ रही है। H9 पार्क की तो अदालत ने उनको इजाज़त दी थी, वो अगर हुक्म की पासदारी करते हुए H9 पार्क में जाके धरना दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया है और 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। पिछले जुम्मे को ये हो रहा था कि आप लोग हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार थे, फिर इमरान खान साहब ने अचानक अपने मार्च का ऐलान कर दिया, तो आपने कहा कि जी हम इस तरीके से तो नहीं छोड़ेंगे वरना लगेगा कि इनके पॉलिटिकल प्रेशर। अब आज 6 दिन का तो कुछ ना कुछ बीच में है, कोई बीच में है जिसने आप लोगों को भी अप्रोच किया है और उन्हें भी कहा है कि आप 6 दिन के लिए चले जाएं, और आपसे भी कहा है, क्योंकि आज आपने जल्दी जल्दी में कानून साजी भी कर दी, आप लोग जा रहे हैं, टिक रहे हैं। देखिए, आज आपने देखा है कि वजीर आजम ने बहुत वाज़े तौर पे कहा है कि हम जो अपनी मुद्दत को पूरा करेंगे, इसलिए कि देखिए अगर 4 सालों के मलबे को हमने उठाना है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को खुद पीटीआई के अपने मैनेजर्स जो हैं और उनके वुज़रा ये कह चुके हैं, एतराफ़ कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान को दिवालिया करके जा चुके हैं। और इस वक्त अगर हम कोई सख्त फैसले करेंगे, सख्त इक़दामात करेंगे, उसमें हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न करेंगे, लेकिन क्या हम इसके एवज़ उसी बंदे को प्रीमियम दे दें कि जो ये सब खराबी का जिम्मेदार है, कि हम ये सारा मलबा अपने ऊपर उठा के 4 महीने में इलेक्शन में उसको प्रीमियम दे दें कि देखो मेरे दौर में तो ये नहीं हुआ, इनके दौर में ये हुआ। अगर हम ये मुश्किल फैसले करेंगे तो हम ये भी चाहेंगे कि हम फिर चीज़ों को कंसोलिडेट करें 1 साल के अंदर, और जो भी कोई हमारा पॉलिटिकल कैपिटल कंज्यूम होता है हम उसको रीगेन भी करें, ताकि हम लोगों को कुछ ना कुछ नताइज निकाल के दिखा सकें। तो आप अगर के साथ क्यों कह रहे हैं? आप ये कहें कि हमने मुश्किल फैसले करने का कर लिया है फैसला और हम रुक रहे हैं, आप अगर क्यों कह रहे हैं कि अगर करेंगे तो फिर ये करेंगे? नहीं, ये बात तो हकीकत है कि हम इंशाल्लाह जो फैसले हैं वो करेंगे, और यही वजह है कि वजीर खजाना IMF के साथ भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। और आपको मैं एक मिसाल देता चाहता हूं कि ये क्या छोड़ के गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी वजारत में डेवलपमेंट बजट के लिए 4th क्वार्टर में 0 रिलीज है। ये जब हमारे ऊपर मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ तब भी ऐसा नहीं हुआ, जब हम पर एटमी धमाके की सैंक्शंस लगी तब भी हमारे पास ऐसे हालात नहीं थे कि एक पूरे क्वार्टर की डेवलपमेंट रिलीज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रोक ले। तो ये सूरत हाल ये छोड़कर गए हैं और इसको अब हम इंशाल्लाह ठीक भी करेंगे और वक्त पे होंगे। और हमने उनको ये कहा, हमने कहा कि अगर आप ये धौंस की सियासत ना करते तो शायद आपको आपका मुतालबा मिल जाता, चूंकि हमारी पार्टी में एक बड़ा कंसेंसस इमर्ज हो रहा था कि हमें नया मैंडेट लेना चाहिए, क्योंकि मसाइल बहुत बड़े हैं। ये 6 महीने साल के मैंडेट में हमें कहीं नुकसान ना हो। मगर ये तो इमरान खान साहब ने जब इतना टफ स्टैंड लिया और धौंस और एक धमकी की सियासत शुरू की, तो फिर हमारी पार्टी में भी क्लैरिटी आ गई और कोलिशन में भी क्लैरिटी आ गई कि हम कतन इनके आगे, इनके धौंस के आगे या धमकियों के आगे सरेंडर नहीं कर सकते और हमें अब अपना वक्त पूरा करना चाहिए। बस हमें नजर आया ना कि शहबाज शरीफ साहब को इतने स्ट्रॉन्ग वज़ीर आज़म है नहीं कि वो इस बात को इग्नोर कर सके कि इमरान खान आ रहा है। तो इमरान खान 6 दिन बाद दोबारा आ रहा है, तो शहबाज शरीफ साहब हिम्मत करेंगे कि भाई आ रहे हो तो आ जाओ, अब मैं फैसले कर रहा हूं, मैंने मुल्क की मईशत को बेहतर करने का फैसला किया है, उसके लिए IMF का प्रोग्राम बहाल करने का फैसला किया है और अपना वक्त पूरा करने का फैसला किया है। हम इस वक्त अपनी सियासत नहीं बचाएंगे,
हम पाकिस्तान को बचाएंगे, और अगर हम पाकिस्तान को बचा लेंगे तो हमारी सियासत भी बच जाएगी। तो हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि इमरान खान क्या कर रहे हैं। हमने इमरान खान को उनके हाल पे छोड़ दिया है। इमरान खान ने साबित कर दिया है कि सिवाय उसके पास मनफी सियासत के, गालियां निकालने के, कीचड़ उछालने के, सड़कों के ऊपर परेड करने के, ही हैज नो विजन, ही हैज नो विजन बियॉन्ड धरनाज। तो इसलिए अब आई थिंक वी हैव टू स्टॉप वरिंग अबाउट हिम, और हमें अपने मुल्क के मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मगर उसमें एक और फैक्टर भी है, जो आपका डर था कि जो इदारे हैं, जो न्यूट्रल्स हैं, आप ऐसा ना हो कि आप मुश्किल फैसले करें उसके बाद न्यूट्रल्स आपको चलता करें, तो वो डर भी नहीं है आपको कि आप मुश्किल फैसले करें, IMF का प्रोग्राम बहाल कराएं और उसके बाद 3-4 इत्तेहादी पीछे से निकल जाएं? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान एक चीज शाहजेब अफोर्ड नहीं कर सकता, वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और अगर आपको ये मालूम हो कि ये सख्त फैसले एक पॉलिटिकल हुकूमत जिसके पास सपोर्ट होती है, अवाम की तायद होती है, उसके लिए करने आसान नहीं होते, तो टेक्नोक्रेट्स आसमान से उतर के आके, जिनके कहने पे उनका शायद गाड़ी का ड्राइवर भी वोट नहीं देता, वो कौन से मुश्किल फैसले कर लेंगे, वो मुल्क को कहां से टर्न अराउंड कर लेंगे। ये एक फैलेसी है। आपने टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत देख ली ना, इमरान खान साहब की जो 4 साल की हुकूमत है वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत थी। उनके कौन से मुशीर थे? क्या उनका वजीर खजाना अपना था? क्या उनका वजीर तजारत उनका अपना था? इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज पे तो टेक्नोक्रेट्स ही थे। तो और कौन से नए टेक्नोक्रेट्स आने हैं? यही हफीज शेख साहब 3 साल पहले भी वजीर खजाना रह गए हैं, या कोई और शौकत तरीन साहब भी वजीर खजाना रह गए हैं। तो और इसके अलावा कौन टेक्नोक्रेट्स? मगर इसमें मसला है ना कि अदम एतमाद की एक सूरत हाल है ना। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझसे इतने वादे किए हैं और इतने वादे तोड़े हैं कि मुझे भरोसा ही नहीं रहा। जाहिर है वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं सबको पता है, मगर जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, उन्होंने माजी में आपसे भी बहुत वादे किए, बहुत वादे तोड़े, इसलिए आपको भी उन पर भरोसा नहीं है। तो इस अदम एतमाद की फिजा में मुल्क आप चला लेंगे और अपनी हुकूमत भी चला लेंगे मुश्किल फैसले लेने के बाद? इस वक्त जो हालात की संगीनी है, ये सबका इम्तिहान है, ये हमारा भी इम्तिहान है, और ये स्टेक होल्डर्स का भी, और एस्टैब्लिशमेंट का भी, और अदलिया का भी, सबका इम्तिहान है। इसीलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की है कि आप सेक्रेटरी फाइनेंस को कहें कि वो GHQ में जाकर, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके, वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तानी चैम्बर्स में जाके एक दफ़ा इकॉनमी की स्टेट इन सब के साथ शेयर करें, ताकि सबको पता हो कि हमें क्या मिला है, हमारी हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर क्या हो रही है। और अगर इस मौके के ऊपर हम सब ने अपना किरदार संजीदगी के साथ ना अदा किया, हम सब ने एक दूसरे के साथ मिलकर मुल्क को एक सिनर्जिस्टिक तरीके से आगे ना लेकर गए, तो यकीन कीजिए कि इस वक्त मसाइल बहुत संगीन है। और खुदा ना खास्ता अगर इसी तरह ये अनसर्टनिटी परपेचुएट करेगी 6 महीने साल, तो ये कहीं नाकाबिले इलाज ना हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो हालात को भी देख रहे हैं, और अगर आपकी डिलीवरी हो, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, देखिए इस वक्त हम जब प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं अभी भी दफ्तर में ही बैठा हूं, हम छुट्टियां नहीं मना रहे, हम वजारतों के मजे नहीं ले रहे, हम सब मेहनत कर रहे हैं, वजीर आजम से लेकर नीचे उनकी टीम। तो इंशाल्लाह अगर हम सब मेहनत करेंगे तो कोई वजह नहीं कि एक दूसरे के एतमाद के साथ हम मुल्क को टर्न अराउंड ना कर लें। सर ये बताइएगा कि कल की जो मुलाकात है जिसकी आपने कंफर्मेशन दे दी है, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी के मुताबिक वो न्यूट्रल्स ने फैसिलिटेट की थी, उसके बाद क्या न्यूट्रल्स ने कुछ कहा है आप लोगों से कि जी बात कर लें इमरान खान साहब से, या बात को आगे बढ़ाइए, वो पार्लियामेंट में आ जाए, मिलकर बैठ के फैसले कर लें, अपना सियासी सोल्यूशन निकाल लें, ऐसा कुछ कहा है? मेरे इल्म में कोई उसके बाद और ऐसा कोई पैगाम मेरे पास नहीं है कि या मेरे इल्म में हो कि किसी ने कहा हो। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को खुद भी और उनकी जमात के जो कल लोग बातचीत के लिए आए थे, मुझे उनकी गुफ्तगू से तो अंदाजा हुआ है कि उनको अंदाजा है, उनको अदराक है कि मुल्क के हालात क्या हैं। लेकिन खान साहब का मसला ये है कि ये लोग 4 जो समझदार लोग उनको ये मुज़ाकरात के लिए तो भेज देते हैं, लेकिन आखिरी वर्ड खान साहब के पास शेख रशीद साहब का होता है। जब पिछला 2014 का धरना था तो यही असद उमर, यही जनाब जावेद हाशमी साहब थे, जहांगीर तरीन साहब थे, इनकी टॉप लाइन लीडरशिप शफकत महमूद साहब थे, ये जहांगीर तरीन साहब के घर में हमसे मुज़ाकरात कर रहे थे। मैंने इनसे सवाल किया कि खबर यह है कि आज रात आप पार्लियामेंट पे और प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हल्ला बोलने जा रहे हैं। असद उमर साहब ने और सब ने बाआवाज का नो वे, और उसके बाद टीवी के किसी प्रोग्राम पे भी जाके उन्होंने कहा ये हम सवाल ही नहीं पैदा होता ऐसी हरकत करें। लेकिन वहां कान में शेख रशीद साहब ने फूंक मारी इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा भी हल्ला है तो अब हमला आवर हो जाओ और चल पड़ो। तो खान साहब जो बात जिसकी सुनते हैं वो ये सेनर वॉइसेस नहीं है, अपनी पार्टी में जिन लोगों की वो बात सुनते हैं उसी के नतीजे आज वो भुगत रहे हैं।
बहुत शुक्रिया असर इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। और ब्रेक के बाद हमारे साथ वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल मौजूद होंगे। 30 रुपए का पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया और किस किस चीज़ में इजाफा होगा, IMF से क्या क्या मान के आए हैं और क्या IMF का प्रोग्राम बहाल होने जा रहा है, कल से इस्तेहकाम आएगा मार्केट्स में, बात करेंगे मिफ्ताह इस्माइल से एक ब्रेक के बाद। हुकूमत ने 2 बड़े फैसले कर लिए हैं। मुद्दत पूरी करने का फैसला कर लिया है, साथ ही वो सख्त फैसला कर लिया है जिसकी वजह से IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा था। हमारे साथ मिफ्ताह इस्माइल साहब मौजूद हैं, वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल साहब, जिन्होंने कुछ देर पहले खबर सुनाई। मिफ्ताह इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया। मिफ्ताह इस्माइल साहब 45 दिन लगे और उसके बाद बिलाखिर आपने वो फैसला कर लिया है। क्या इस फैसले से जो अनाउंसमेंट आपने आज की है उसके बाद IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाएगा या आपने और मजीद इकदाम करने हैं बिजली की कीमतों में इजाफे की सूरत में, या फिर कुछ इंपोर्ट्स को कर्टेल करने की सूरत में, शरह सूद में मजीद इजाफा, रुपया क्या मजीद गिरेगा, क्या होगा? जी शुक्रिया शाहजेब भाई। देखिए जो सबसे बड़ा हर्डल था और कल IMF की भी स्टेटमेंट में आया था, मैंने भी जो ट्वीट किए हैं और स्टेटमेंट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने निकाला है उसमें भी हमने ये बात कह दी थी कि पेट्रोल की प्राइसेस अगर नहीं बढ़ाएंगे और डीज़ल की प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे तो IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं होगा। मगर अगर आप IMF के प्रोग्राम को साइड पे रख भी दें तो शाहजेब भाई इस वक्त डीज़ल की कीमत में हुकूमत 84 रुपये का या 86 रुपये का नुकसान कर रही थी फ़ी लीटर। ये हुकूमत खुदा न खास्ता मतलब कि डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाती है अगर हम इस किस्म का नुकसान करते। जो पेट्रोल और डीज़ल की मद में नुकसान कर रहे थे, जो खान साहब ने एक फ़ैसला लिया था यूनिलैटरल, उसके हिसाब से हम 120 अरब रुपया नुकसान कर रहे थे माहाना, जो कि हुकूमत चलाने के ख़र्चे से 3 गुना ज़्यादा है। ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी हुकूमत? और फिर आप जिसके पास गाड़ी है उसको सब्सिडी दे रहे हैं, जिसके पास बड़ी गाड़ी है उसको ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। इसमें मसला है लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बात दुरुस्त है कि जितनी बड़ी गाड़ी है उतनी बड़ी इसको सब्सिडी मिल रही थी, मगर 45 दिन हो गए ना आपको। आप पहले दिन आके कर देते तो इमरान खान साहब पे तनकीद कर लेते, 45 दिन आप भी नहीं कर पाए। आप पहली दफ़ा मुज़ाकरात में गए, उसके बाद एलामिया आया IMF के साथ कि अनफंडेड सब्सिडीज़ को ख़त्म करेंगे। आप एक कमज़ोर वज़ीर ख़जाना लगे कि ये बात करके आ जाते हैं IMF से चलती इनकी कोई नहीं है। शहबाज शरीफ साहब एक कमज़ोर वज़ीर आज़म लगे। आप कैसे मान लें कि आप जो फैसले कर लिए हैं आप मज़ीद फैसले कर सकते हैं? 45 दिन आप लोगों ने ज़ाया किए हैं जिससे मईशत में बहुत गैर-यकीनी की सूरत हाल रही है। देखिए शाहजेब खान साहब, मैं अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो कितने लोग कह रहे थे कि ये पेट्रोल बम आपने फेंका है। और देखें एक हमारे पाकिस्तानी भाइयों के ऊपर बहरहाल इसका एक 30 रुपए का कल से पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा होगा भाई एक बोझ तो होगा ना, इससे थोड़ी सी महंगाई भी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये एक बड़ा संगीन फ़ैसला होता है, किसी भी वज़ीर आज़म को ये फ़ैसला लेना आसान नहीं होता है। शहबाज शरीफ ने बहुत बड़े जिगर का फ़ैसला मुज़ाहरा करके ये फ़ैसला किया है, ख़ास तौर पर जब हमारे सियासी मुखालिफ जो हैं बहतान फैला रहे हों, अफरा तफरी फैला रहे हों, जत्ते लाकर जत्तों की सियासत कर रहे हों, खूनी मार्च की बातें कर रहे हों, तो ये फ़ैसले लेना आसान नहीं होते। लेकिन हमने सचमुच में आपको बताऊं, आज भी बैठे थे, ख्वाजा आसिफ ने फरमाया कि देखो हम पॉलिटिकल कैपिटल खो देंगे, पॉलिटिकल कैपिटल बचाने के लिए हम रियासत का नुकसान नहीं कर सकते। तो हमने ये बात को माना है कि हमें सियासी तौर पर नुकसान होगा, लेकिन बहरहाल ये हमारा मुल्क है और इंशाअल्लाह ताला इसको संवारने के लिए हम जो भी कुर्बानी देना चाहेंगे देंगे। मुझे मैं IMF के प्रोग्राम की तरफ आऊँगा, मगर उससे पहले फिर आप लोगों ने जब ये फैसला किया है कि हम अपना सियासी कैपिटल खोएंगे, तो ये भी फैसला किया है कि आइंदा फिर ऐसे बयानात नहीं देंगे कि भाई पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया, मीडिया ना चलाए ऐसी बातें। मगर आप लोगों ने भी जब पिछली हुकूमत प्राइसेस बढ़ा रही थी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही थी, सियासत कम नहीं की है कि आइंदा मईशत पर ये सियासत नहीं करेंगे ताकि इस किस्म के प्रॉब्लम्स ना हो रहे हों जिसमें आप 45 दिन के लिए फंसे हैं और इमरान खान साहब को आपके प्रेशर में कम करना पड़ गया था उस वक्त। शाहजेब भाई कि हम ही अकेले बचे हैं जो कि मीशत पे सियासत ना करें, हम ही अकेले बचे हैं जो ये ना कहें पेट्रोल बम गिराए। इमरान खान साहब जो भी कर लें उसमें कुछ नहीं है, जो भी हमारी बातें करें। मुझे तो याद है कि जब मैं पिछली मरतबा वज़ीर ख़जाना बना था और 7-8 रुपये कीमत बढ़ाई थी तो सुबह खान साहब ने कहा था कि ये पेट्रोल बम गिरा दिया, पता नहीं क्या हुआ। और वो इमरान खान जो रोज़ तनकीद करता था वो ये IMF से माहिदा करके गए कि 30 रुपया लेवी लगाएंगे, ये माहिदा करके गए कि 17% सेल टैक्स लगाएंगे। हम तो आज नुकसान में बेच रहे हैं पेट्रोल, 1 पैसा टैक्स नहीं है, 1 पैसा लेवी नहीं है। आज भी 50 रुपये से ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम जो है वो डीजल पर नुकसान कर रही है, लेकिन हम एक झटके में बोझ नहीं डाल सकते। लेकिन आज भी हम नुकसान कर रहे हैं पेट्रोल पे, लाइट केरोसिन ऑयल पे और लाइट डीजल ऑयल पे। लेकिन ये मुल्क को भी तो आगे लेकर जाना है। तो मतलब अगर आप हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम सियासत ना करें और हम ये बयानबाजी ना करें, तो फिर थोड़ी सी जो है वो दूसरी तरफ जो है उनको भी समझाइए कि वो भी झूठे बयान ला दें। वैसे अब हमारे प्रोग्राम देख लीजिएगा, हम तो हर एक से कहते हैं कि मईशत पे कम से कम सियासत ना हो। आप लोग चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर ले सारे मिलकर तो बहुत
ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब ये बता दें और क्या क्या होने वाला है, बिजली की कीमतों में और इजाफा होगा, क्या क्या और कंडीशंस हैं सख्त जिसके बाद IMF का प्रोग्राम बहाल होगा? देखिए, मैं आपको एक गारंटी कर रहा हूँ कि IMF का प्रोग्राम बहाल होगा। मैं आपको दूसरी गारंटी कर रहा हूँ कि खुदा न खास्ता कोई डिफ़ॉल्ट की तरफ पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान स्टेबल रहेगा। पूरी दुनिया अल्लाह की मेहरबानी से हमसे ताउन करने के लिए तैयार है, IMF ताउन करने के लिए तैयार है। IMF से बड़े अच्छे मुज़ाकरात हुए हैं दोहा में। अगले साल के बजट के टारगेट्स पे हम बात कर रहे हैं। मैंने वज़ीर आज़म से आज कहा है, मैं आपके सामने ये बात रख देता हूँ कि मुझे 2 घंटे लगेंगे बाकी चीज़ें निपटाने में IMF से। ये पेट्रोल की सब्सिडी को हम मतलब रिवर्स कर लें तो बाकी सीधे 2 घंटे का काम है। मतलब 2 घंटे में कह रहा हूँ, मतलब सारा है कुछ मगर आज जो आपने फैसला कर दिया उसके बाद आप कह रहे हैं कि 2 घंटे का काम है। जो फैसला करना था वो हो गया, इससे भी ज़्यादा कह रहा है IMF के आपने अभी ये एक फेज़ है पहला 30 रुपये का, इसके बाद और बढ़ाना है। शाहज़ेब भाई, आप बताइए कि क्या 50 रुपये लीटर नुकसान करके हुकूमत को डीज़ल बेचने के मुताबिक हो सकती है? मैं मिफ्ता इस्माइल, आप जानते हैं कि मैं एक सनतकार हूँ, मेरी फैक्ट्री से 15 ट्रकें रोज़ निकलती हैं, एक ट्रक 1000 लीटर इस्तेमाल करती है, तो क्या रोज़ के 50,000 रुपये फ़ी ट्रक मुझे और 15 ट्रक पर 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी देनी चाहिए थी? कल तक आप 12 लाख रुपए की सब्सिडी दे रहे थे। क्या मैं अपनी डीज़ल की या पेट्रोल की गाड़ी में 80 लीटर पेट्रोल भराता हूँ तो क्या 4000 रुपये सब्सिडी देनी चाहिए थी? हम गरीब लोगों को, ये मैं अभी बता दूं आपको, कल वज़ीर आज़म साहब इंशाल्लाह खिताब करेंगे कौम से, गरीब लोगों को, ना सिर्फ बेस्ट रेसिपिएंट्स बल्कि और गरीब लोगों को जो पेट्रोल की महंगाई से, डीज़ल की महंगाई से या अमूमन महंगाई से वो परेशान हैं, हम उनके लिए कुछ ना कुछ सद्देबाब करेंगे। लेकिन आप जैसे और मेरे जैसे साहिब सरबत लोग हैं, उनको तो ज़ाहिर है अपना फेयर शेयर देना चाहिए ना। वैसे भी अच्छा होगा कि डायरेक्ट सब्सिडीज़ में आप इजाफा कर देंगे, मगर मैं सिर्फ यही जानना चाह रहा हूँ कि आपने IMF से ये माना है कि फेजेस में हम बढ़ाएंगे और मुकम्मल तौर पर सब्सिडी को पास ऑन करेंगे, नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे, और जो फेजेस हैं उसमें ये पहला फेज है 30 रुपए का, अगले फेजेस में आप मजीद बढ़ाएंगे, फिर IMF का प्रोग्राम बहाल होगा? देखिए, IMF का प्रोग्राम तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बहाल होगा। सबसे पहले मुझे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF से करना है ताकि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इन तमाम के प्रोग्राम्स भी बहाल हो सकें, और ये इंशाअल्लाह ताला जल्द हो जाएगा। आज हमने एक पहला बड़ा मुस्बत और पॉजिटिव कदम लिया है। मैं वज़ीर आज़म साहब को और हुकूमत के तमाम वज़राओं को मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक बड़ा पॉलिटिकली टफ स्टेप लिया है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में अनप्रेसिडेंटेड है, और ये जानते हुए कि ये सियासी हमारा जो कैपिटल है वो मुझे पता है कि आप जैसा भी कह लें शाहज़ेब भाई, कल जो बातें कर रहे होंगे हमारे जो अपोजिशन के लीडरान, वो मुझे, आपको भी अंदाज़ा है, मुझको भी अंदाज़ा है। बहरहाल उनको करने दें जो कहते हैं वो। हमको इस वक्त अपनी रियासत मकसूद है, हमको इस वक्त हमारी माईशत को बेहतर करना है, और इंशाअल्लाह ताला वो हम करेंगे, आज भी करेंगे और अगले साल तक करेंगे इंशाअल्लाह। सर, फिर मुझे ये बताइए ना कि अब 10 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं आपके पास, जो बहुत कम है, पाकिस्तान की 2 महीने की दरामदाद के लिए भी काफ़ी नहीं है। एक मैसिव एक्सटर्नल हमारी रिक्वायरमेंट है इस वक्त जो आने वाले दिनों में होगी। इस प्रोग्राम की बहाली बहुत ज़्यादा लाजमी हो गई। इसके अलावा फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स क्या हैं हमारे पास कि रिजर्व बिल्डअप भी हो, पाकिस्तान ऐसी वल्नरेबल सिचुएशन में ना नजर आ रहा हो जिसकी वजह से यकीनी की सूरत हाल पैदा हो रही? आप जैसा कि जानते हैं कि शायद पीर के दिन जनरल बाजवा की बात भी हुई थी किंग प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से। ट्यूसडे के दिन डेवोस में उनके जो वज़ीर ख़जाना हैं उन्होंने अनाउंस किया कि वो जो 3 बिलियन का सऊदी अरब का डिपॉज़िट है उसको एक्सटेंड करेंगे हमारे पास। उसके अलावा भी सऊदी अरब में बड़ी मुस्बत बात करी है। मैं ये बता सकता हूँ कि UAE वालों से बड़ी मुस्बत बातचीत चल रही है। हमारी चीन के इंशाअल्लाह ताला हम चीन के अंदर भी कुछ ना कुछ खुशखबरी कौम को सुनाएंगे। तमाम दूसरे दीगर ममालिक भी हैं, वो भी मैं समझता हूँ। देखें, ये एक श्रीलंका के एक्सपेरिमेंट के बाद ये सब लोग डरे हुए हैं कि पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क जो है वो खुदा न खास्ता किसी गलत रविश पर ना चले जाए। तो ये न सिर्फ ये कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी गलत मीशत के बहरान में फंस जाए, लेकिन दुनिया भी नहीं चाहती। तो हम इस बात पर बिल्कुल रेडी हैं कि जो भी पॉलिटिकल कैपिटल हमको लगाना है। और शहबाज शरीफ की एक हिस्ट्री देख लीजिए, दिस इज़ अ मैन हु इज़ नोन एज अ डूअर। शहबाज स्पीड की बात करते हैं लोग, जो आपने प्रोजेक्ट्स लगाए पंजाब में, जो दीगर चीज़ें करी हैं, तो उस स्पीड से ये काम करेंगे हम और दिन रात मेहनत करके इंशाल्लाह पाकिस्तान को बेहतर करेंगे। वैसे मगर जो सऊदी अरब की अनाउंसमेंट आई है वो तो एक्सटेंशन, वो तो अभी ड्यू भी नहीं था, वो पैसे तो हमारे पास रह नहीं थे अभी, उन्होंने मजीद पैसे तो नहीं दिए हैं, जो पिछली हुकूमत को दिए थे उन्हीं की तौसीक की है। तो इसमें क्या नई बात है? जनरल बाजवा ने किंग सलमान की तबीयत के लिए कॉल की थी, हमारी मईशत की तबीयत के लिए थोड़ी कॉल की थी, या उससे फ़र्क पड़ा है? नहीं,
मुझे नहीं पता, मैं तो एक कोइंसिडेंस तो ज़रूर था, मुझे नहीं पता कि किससे फ़ोन कॉल से फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन एक हुस्न इत्तेफाक तो था। मगर उसकी ज़रूरत क्या थी? $3 अरब की तो वो कहते हैं नवंबर में ड्यू है उसका जाना। नहीं, बिल्कुल नवंबर दिसंबर में ड्यू है, हमारी बात हो गई थी। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये पैसे भी अभी रहेंगे, तो दिसंबर में जो 3 बिलियन आप जो कह रहे हैं कि इतनी रिक्वायरमेंट है, तो 3 बिलियन की रिक्वायरमेंट तो कम हो गई ना, ये दिसंबर में तो कहीं नहीं जा रहे पैसे। उसके अलावा सऊदी अरब ने मुझे कुछ और चीज़ें भी ऑफ़र करी हैं, जिसका मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले महीने इसकी बात करूँगा। तो आप देखिएगा कि सऊदी अरब की तरफ से भी एक अच्छा पैकेज हो जाएगा, जिससे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की मईशत को स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन शाहज़ेब भाई, हम उन ममालिक से सस्ता पेट्रोल बेच रहे थे जो हमको मदद भी करते हैं, जिनके यहाँ से पेट्रोल निकलता है, जो पैदावार करते हैं, तो हमको ये प्राइस रैशनलाइज करना ज़रूरी है। और आखिर में मैं आपको बताऊं, और आप ये बात समझते हैं कि दोस्तों के ममालिक के इमदाद से पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जब आगे पाकिस्तान बढ़ेगा इंशाअल्लाह तो अपने पैरों पर खड़ा होकर बढ़ेगा, और यही स्ट्रैटेजी है। इंशाअल्लाह आप बजट में भी देखेंगे कि शहबाज शरीफ की यही स्ट्रैटेजी है कि हम पाकिस्तान को, चाहे वो ज़राअत का शोबा हो या एक्सपोर्ट का शोबा हो। आपने कहा सऊदी अरब से हो गया, अब चीन ने भी जो पैसे थे वो रोल ओवर नहीं किया था, वो भी क्या IMF से नथी कर रहे थे या कोई और सख्त शर्त है उनकी? वो पैसे आ जाएंगे पाकिस्तान के पास $2.5 अरब या नहीं आएंगे और रिजर्व्स बिल्डअप के लिए? नहीं, वो IMF से बिल्कुल नथी नहीं किया था, वो कोई और मामला था। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि वो पैसे आ जाएंगे। बड़ी अच्छी एक कन्वर्सेशन हुई थी उनके वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब में, फिर बिलावल भुट्टो साहब भी गए थे, उनकी भी एक बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर से। तो हमें अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि ये चंद ही दिनों में इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ सेटल हो जाएगी। और ये बताइएगा कि ये देखेंगे हम, आपके पास से है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक से भी जो पैसे आने थे वो भी क्योंकि रुके हुए थे IMF के प्रोग्राम से, वो भी मुंसलिक हैं, कि हमारे पास रिजर्व्स की ये सिचुएशन हो जाए कि हमारे पास कम से कम 3 माह की दरामद के पैसे हों और वो रिस्क ना नज़र आ रहा हो इकॉनमी के लिए? देखिए, मैं आपको बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है शाहज़ेब साहब, और 3 माह तो एकदम मिनिमम, बेर मिनिमम होना चाहिए, ये बात भी दुरुस्त है आपकी। हमको इससे ज़्यादा उठ के जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल 117 का हो, जब वीट भी महंगा हो गया हो, दीगर अशिया खुर्दनोश भी महंगी हो गई हैं, आपको पता है सिर्फ खुर्दनी तेल जो है वो भी $1600-1700 का हो गया है पर टन। तो इस वक्त रिज़र्व बिल्ड करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब का ये इंस्ट्रक्शन है मुझको कि इंशाअल्लाह ताला हम जब जाएंगे अगले साल इलेक्शन में, तो हम जब छोड़ के जाएंगे केयर टेकर को, तो जहाँ से रिज़र्व जो है वो अल्लाह ने चाहा तो 50% बढ़ा के जाएंगे। और मिस्टर साहब, हमने देखा कि मॉनेटरी टाइटनिंग अब बहुत ज़्यादा हो रही है, और हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि मॉनेटरी टाइटनिंग तो हो रही थी मगर फिस्कल पॉलिसी वो एक्सपेंशनरी थी, तो डेफिसिट्स में फ़ायदा होता नहीं है उस तरीके से। अब करंट अकाउंट डेफिसिट पहले ही कम होना शुरू हो गया था, आपको लग रहा है कि 14.25% पर अगर गई है शरह सूद, तो हम स्मूथ लैंडिंग की बजाय, जिसकी ज़रूरत है इतने सारे करंट अकाउंट खसारे के साथ, हम कहीं क्रैश ही ना कर रहे हों, जो कि 2018 की में हो गया था जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी? नहीं, हम इसको इंशाअल्लाह ताला इसको बड़ी निम्बल तरीके से देखते रहेंगे। बहुत सारे लोगों का हुकूमत में ये ख्याल था कि ये थोड़ा सा एक्सेसिव हो गया है। बहरहाल ये बैंक का फ़ैसला है। मैं समझता हूँ कि ये इसको मद्देनज़र रखा है इन्होंने कि इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो भी काफ़ी है पाकिस्तान में, कोर इन्फ्लेशन भी है, और हमको ये एंटिसिपेटेड भी था, सच्ची बात है कि ये थोड़ा सा महंगा होगा, तेल और पेट्रोल वगैरह महंगा होगा, उससे भी इन्फ्लेशन आएगा। लेकिन आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अगले 1-2 महीनों के अंदर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये चीज़ें जो हैं वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। ये मैं जानता हूँ कि ये चीज़ बड़ी मुश्किल है, लेकिन आप देखेंगे कि जल्द हम रिवर्स करेंगे इसको। मगर ये कैसे होगा, क्योंकि 13.5% की इन्फ्लेशन आई है अप्रैल की, और जो इस वक्त मई की इन्फ्लेशन है उसके लिए प्रोजेक्शन है कि शायद 14.5% हो। अब आप कीमतें बढ़ा दिए तो शायद 16-17% पर हम चले जाएं, तो फिर उसके बाद शरह सूद कम हो पाएगी। IMF की कंडीशन नहीं होगी कि आपने इन्फ्लेशन के मुताबिकत से रखनी है। अगैन शाहज़ेब भाई, IMF की कंडीशन हो या ना हो, सिर्फ छोड़ दें आप। क्या नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स पाकिस्तान कितने अरसे तक मुतामिल हो सकता है, कितने अरसे तक कर सकते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स? तो अगर आप तो पहले हम जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है वो हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बढ़ाया है। जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, थोड़ी सी अगर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये कम से कम ये जो रोज़ ताबड़तोड़ तरीके से तेल महंगा हो रहा है, 117 पे हो गया, अगर वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो थोड़ा सा ब्रेक कहीं ना कहीं मुझे मिले इंशाअल्लाह, अगर हम पाकिस्तान को मिले, वेदर इट्स वीट प्राइसेस और एडिबल ऑयल प्राइसेस,
कहीं ना कहीं ब्रेक मिलेगा और ज़रा सा इन्फ्लेशन कंट्रोल आएगा तो आप देखेंगे कि पहली फुर्सत में इंशाअल्लाह ताला मैं इनकरेज करूँगा कम अज़ कम स्टेट बैंक को कि वो जो पॉलिसी रेट है उसको रिवर्स करें। एक और मसला है कि आप IMF के प्रोग्राम में हैं तो स्टेट बैंक से पैसे ले नहीं सकते, और अब नज़र आ रहा है कि कमर्शियल बैंक्स इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। करंट डिस्काउंट रेट कुछ होता है मगर हम ट्रेजरी बिल्स में उससे कहीं आगे जाके देख रहे होते हैं कि पार्टिसिपेशन हो रही होती है। जब 12.25% पर था तो 15% पर हो गया था रेट। ये और ना बढ़ जाए जिसकी वजह से स्टेट बैंक भी मजबूर होगा शरह सूद को मजीद बढ़ाने के लिए, क्योंकि डिस्काउंट रेट तो इररेलेवेंट ही हो गया था पिछले दिनों में। एक बड़ी वजह स्टेट बैंक की बढ़ाने की यही थी कि डिस्काउंट रेट इररेलेवेंट हो गया था। हुकूमत जो है वो बैंकों को तो 12.25 पे दे रही थी, लेकिन बैंक जो टर्न अराउंड करके 14.5 पे हमको दे रहे थे, तो सिर्फ बैंकों के कमाने के लिए 2.25% सूद पे वो कोई सेंस नहीं बन रहा था। इसी तरह काइबोर भी जो था वो 15% हो गया था। तो ना सिर्फ बैंक हुकूमत को महंगा जो लोन दे रहे थे बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी महंगा दे रहे थे। लिहाजा ये जो डिस्काउंट रेट बढ़ा इससे कोई नुकसानदेह ना हुकूमत को नुकसान हुआ है ना प्राइवेट सेक्टर को नुकसान हुआ है, बल्कि काइबोर इसके बाद गिर गया है क्योंकि अनसर्टेनिटी कम हो गई है। मैं समझता हूँ कि जो आज का हमने पेट्रोल का जो स्टेप लिया है इससे इंशाअल्लाह ताला कराची के अंदर या पाकिस्तान भर में आई शुड से मार्केट जो है वो स्टॉक मार्केट भी अच्छी होगी, स्टॉक एक्सचेंज भी अच्छा होगा। आप देखेंगे कि रुपए को भी थोड़ी सी इस्तेहकाम मिलेगा और आप देखेंगे कि ये जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस हो गई थी वो भी कम होंगी और ये थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट्स के अंदर भी आसानी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। बड़ा फैसला क्या है हुकूमत ने, अब देखते हैं कि बजट में मजीद इस हवाले से क्या इकदाम करेंगे, IMF के प्रोग्राम के तहत क्या क्या मजीद होता है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं और खबरों बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर यह तनकीद होती रही है और बार बार होती रही है कि वो मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपनी सियासी तकारीर और पॉलिसीज़ में इसका मुसलसल हवाला अपने सियासी फ़ायदे के लिए देते हैं। और आज भी इमरान खान की तकरीर के दौरान एक हैरानकुन और अफसोसनाक सूरत हाल नजर आई जब इमरान खान कंटेनर पर आवाम से खिताब कर रहे थे। तो इस दौरान कंटेनर पर मौजूद साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी आगे बढ़े और इमरान खान के कान में कहा कि खान साहब थोड़ा इस्लामिक टच भी दे दें। और फिर उसके बाद इमरान खान ने क्या कहा सुनिए। मैं हूँ एक जो अपने आप को आशिक रसूल कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम किसी भी सियासतदान की जानिब से मजहब को अपने सियासी फ़ायदे के लिए या फिर किसी के खिलाफ नफरत अंगेज़ी फैलाने के लिए इस्तेमाल पर तनकीद करते आए हैं और इसकी अभी भी किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे। और इमरान खान के साबिक करीबी दोस्त मोहसिन बेग सलीम साफ़ी से गुफ्तगू में बता चुके हैं कि इमरान खान को लंदन में एक कंसल्टेंट कंपनी ने मशवरा दिया कि वो मजहब कार्ड इस्तेमाल करें। कोई रुझान नहीं है। ये भी आपको एक बात बता दूं, एक कंपनी हायर की है जो इनको ये बता रही है कि आपने मजहबी बात करनी है ताकि हमारे लोग, आपको पता है मजहब से एक लगाव है, इमोशनल है। आपका कंडक्ट एज ए हुक्मरान रियासत मदीना वाला है। आप रोज झूठ बोलते हैं नेशनल टेलीविजन पे आके, तो रियासत मदीना आप जैसे लोगों के लिए थी। ये लंदन की एक कंपनी है। अच्छा। जो मेरे जराए हैं, उन्होंने इनको कहा कि आपने मजहब का कार्ड ही इस्तेमाल करना है और मजहबी बात करनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।